हेलो दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी सफलता, असफलता, रिश्ते, सेहत या धन, उसका असली निर्माता आप नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन है। सोचिए, अगर आप इस अदृश्य शक्ति को अपने काबू में कर लें, तो क्या आपकी जिंदगी वही नहीं बन जाएगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? अध्याय 1, अवचेतन मन, भीतर छुपा जादूगर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर में कितनी बार ऑटोमेटिक तरीके से काम कर जाते हैं? सुबह उठते ही टूथब्रश उठाना, मोबाइल खोलना, रास्ते में वही गली पकड़ना जहां से रोज जाते हैं। ये सब आप सोच समझ कर नहीं करते, बल्कि आपका अवचेतन मन, दिमाग का वो हिस्सा जो 24 घंटे काम करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। ये हमारी आदतों, मन के तरह तरता है जो आप सोच समझ कर नहीं करते। बेहतर तंत्र के मन में सारी चीजों का अंदेशा आपके पास, मन के पास चेतना है और अपने पास सोचो। आपका अवचेतन मन के पास जादूगर, जिसे वो आप समझकर है। ये सब आप नहीं करते, पर हमारे साथ प्रयत्न की एक साथ है। हमारे पास पॉजिटिव मैसेज आता है, आपकी आदतें हमारे पास प्रयत्न तत्व है। अवचेतन मन एक चुपचाप साथी। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक ऐसा दोस्त बैठा है जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं और हमेशा आपकी बातें सुनता है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं, वो सब वो नोट कर लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये नहीं देखता कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेगा। और अगर आप रोज दोहराएं मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, को यह भी उसी ईमानदारी से स्वीकार कर लेगा। विज्ञान और अवचेतन, आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी मानते हैं कि अवचेतन मन हमारी सोच, भावनाओं और फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। प्लेसीबो। और फिर असल में मैदान पर वही ऊर्जा लेकर उतरते हैं। अवचेतन मन और हमारी जिंदगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हालात तय करते हैं, पर असलियत यह है कि किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर है हमारे विश्वास। अगर आप भीतर से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। और अगर भीतर से यकीन ही नहीं है, तो चाहे बाहर लाख मौके हों, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। आप जो बीज बोते हैं, यानी जो विचार और विश्वास उसमें डालते हैं, वही वहां से उगते हैं। अगर नकारात्मक सोच बोई, तो डर और असफलता की झाड़ियां उगेंगी। अगर सकारात्मक विचार बोए, तो आत्मविश्वास और सफलता के फूल खिलेंगे। क्यों जरूरी है अवचेतन को समझना? क्योंकि जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक यह आपकी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चलाता रहेगा। और तब हो सकता है कि आप वही आदतें, वही डर और वही सीमाएं दोहराते रहे जो आपको रोकती हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके नियम समझ लेते हैं, आप इसे अपने। याद रखिए, अवचेतन मन दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा जादूगर साथी है जो आपके आदेश का इंतजार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे क्या आदेश दे रहे हैं। समापन। इस अध्याय को यहीं खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर आपका अवचेतन मन सचमुच हर आदेश को मान लेता है, तो क्या आप उसे अपने डर सौंपेंगे या अपने सपने? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने अवचेतन मन तक सही संदेश पहुंचाने के लिए कौन से आसान और व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन को दिशा देने की तकनीकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको बार बार कहता है तुम ये कर सकते हो, तो आपके भीतर अचानक एक आत्मविश्वास जाग उठता है? और जब कोई यही कहे कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही है शब्दों और विचारों का असर हमारे अवचेतन मन पर। सच तो यह है कि हमारा अवचेतन मन हर शब्द, हर तस्वीर और हर भावना को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। अगर हम इसे सही दिशा में मोड़े, तो ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य।
जब आप रोज सुबह आईने में खड़े होकर कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे आपके अवचेतन में बीज की तरह। लेकिन अवचेतन मन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि तस्वीरों से भी गहराई से जुड़ता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीरें बनाने की तकनीक इतनी प्रभावी है। मान लीजिए आप अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं। आपकी मेज पर आपका नाम लिखा है, सहकर्मी आपको बधाई दे रहे हैं। जितना जीवंत अनुभव बनाएंगे, उतना ही आपका अवचेतन इसे वास्तविकता मानकर आपको उसी दिशा में धकेलेगा। वैज्ञानिक रिसर्च भी मानती है कि जब हम किसी अनुभव की गहराई से कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे असल में वह अनुभव जी रहे हों। यही कारण है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से कही जाने वाली बातें बदलनी होंगी। अक्सर हम बिना सोचे समझे खुद को नीचा दिखाने वाले वाक्य बोल देते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं। ये बातें सीधे अवचेतन तक पहुंचती हैं और वहां स्थायी जगह बना लेती हैं। इसलिए आज से अपनी हर नकारात्मक सेल्फ टॉक को तुरंत सकारात्मक वाक्य में बदलना जरूरी है। मुझसे नहीं होगा की जगह कहें, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अवचेतन मन से संवाद करने का सबसे असरदार समय है जब हमारा दिमाग शांत और रिलैक्स हो। यही अवस्था हमें मेडिटेशन से मिलती है। जब आप रोज 10 मिनट गहरी। एक और खास समय है नींद से ठीक पहले का पल। जब हम आधे जागे और आधे सोए होते हैं, तब अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अगर उस समय आप मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय अपने सपनों की तस्वीरें मन में लाएं, तो वे गहरी छाप छोड़ जाएंगी। यही वजह है कि सफल लोग सोने से पहले अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं। इन तकनीकों को अपनाना मुश्किल नहीं है। सुबह उठते ही आईने में मुस्कुराइए और अपने एफर्मेशंस बोलिए। दिन में 1-2 बार 2 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपनी मंजिल की तस्वीर दिमाग में लाइए। हर छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी दें ताकि आपका अवचेतन मैं सफल हूं का संदेश बार बार प्राप्त करे। अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह आपके हाथ में है। आप इसमें डर और नकारात्मकता की फाइलें डाल सकते हैं या फिर आत्मविश्वास और सफलता के सॉफ्टवेयर। फर्क बस इतना है कि आप इसे किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं। याद रखिए, यह मन न अच्छा है न बुरा, ये केवल वही लौटाता है जो आप इसमें डालते हैं। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप इसे अपने डर का कैदी बनाएंगे या अपने सपनों का साथी? अध्याय 3, बचपन की प्रोग्रामिंग और सीमित विश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब की जिंदगी एक ही तरह के माहौल में शुरू नहीं होती, लेकिन हम सब अपने भीतर कुछ अदृश्य नियमों को लेकर बड़े होते हैं। ये नियम हमें कोई किताब से नहीं मिलते, बल्कि हमारे माता पिता, परिवार, समाज और अनुभव हमें चुपचाप सिखा देते हैं। यही अदृश्य नियम धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और बाद में हमारी जिंदगी को दिशा देने लगते हैं। इन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित करने वाले विश्वास। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करता है और उसे कहा जाता है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटे हो। हम सब के पास कुछ न कुछ ऐसे ही विश्वास होते हैं। किसी को लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, किसी को प्यार में हमेशा धोखा मिलता है और किसी को मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मजे की बात यह है कि ये विश्वास सच भी नहीं होते, लेकिन अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मानकर हमारी हकीकत बना देता है। जैसे कंप्यूटर में गलत प्रोग्राम डाल दिया जाए तो मशीन वैसा ही काम करेगी, वैसे ही अवचेतन मन गलत विश्वासों के हिसाब से हमारी जिंदगी चलाने लगता है। एक बार एक प्रयोग हुआ। एक हाथी को बचपन में लोहे की जंजीर से बांध दिया गया। छोटा होने की वजह से वह चाहकर भी जंजीर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह कभी आजाद नहीं हो सकता। जब वह बड़ा और शक्तिशाली हुआ, तब भी उसे सिर्फ रस्सी से बांधा जाता और वह कोशिश तक नहीं करता भागने की। क्यों? क्योंकि उसके अच्छी बात यह है कि जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम बदला जा सकता है, वैसे ही हम अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को भी बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि कौन से विश्वास हमें पीछे खींच रहे हैं। जब भी आप किसी नए काम के लिए आगे बढ़ें और मन में आवाज आए, ये तो मेरे बस का नहीं है,
तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सचमुच मेरी सोच है या यह किसी और का दिया हुआ विश्वास है? अक्सर जवाब मिलेगा, यह आपकी नहीं बल्कि किसी और की आवाज है जो बचपन से आपके मन में गूंज रही है। लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलने का पहला कदम है उन्हें चुनौती देना। उदाहरण के लिए, अगर आपका विश्वास है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो उसके सामने सबूत खोजिए जहां लोगों ने ईमानदारी और मेहनत से आसानी से पैसा कमा। इसके बाद एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की मदद से नई प्रोग्रामिंग डालनी जरूरी है। जैसे आप रोज खुद से कहें, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं हर मौके को आत्मविश्वास के साथ अपनाता हूं। साथ ही अपने दिमाग में ऐसी तस्वीरें बनाएं जहां आप सफलता और समृद्धि से घिरे हुए हैं। अवचेतन मन धीरे धीरे इस नई हकीकत को स्वीकार करने लगेगा। याद रखिए, लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह लगातार मेहनत और सजगता से होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने बचपन की प्रोग्रामिंग को पहचानकर उसे बदलना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको लगेगा कि जिंदगी की कई अदृश्य जंजीरें टूट रही हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन हमारी दुश्मनी नहीं कर रहा, उसने बस वही सहेज कर रखा है जो उसे बचपन से दिया गया था। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसमें कौन सी नई फाइलें डालते हैं, डर और सीमाओं की या आत्मविश्वास और आजादी की। अगली बार जब कोई आवाज आपके भीतर कहे कि तुमसे अध्याय 4, सपनों को हकीकत में बदलने का रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने सपनों के बारे में इतनी शिद्दत से बात करता है कि लगता है मानो वो उन्हें पहले से जी रहा हो, और कुछ सालों बाद सचमुच वही इंसान उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जिसकी तस्वीर वो अपने मन में बना रहा था? ये कोई जादू नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। हम सभी के पास सपने होते हैं। कोई सफल करियर चाहता है, कोई सच्चा प्यार, कोई स्वास्थ्य और समृद्धि। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हें केवल कल्पना में ही छोड़ देते हैं। असली खेल वहीं होता है जहां अवचेतन मन को सही आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि अवचेतन वही पैदा करता है जो आप बार बार सोचते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करें। अस्पष्ट सपनों का असर कमजोर होता है। अगर आप बस इतना कहें कि मैं सफल होना चाहता हूं, तो अवचेतन को कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं मिलती। लेकिन अगर आप कहें, मैं अगले 2 सालों में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, जहां मैं 10 लोगों को रोजगार दूं और सालाना इतना मुनाफा कमाऊं, तो अवचेतन मन के लिए यह एक स्पष्ट दिशा बन जाती है। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन का जादू। रोज कुछ मिनट निकालकर अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे। अवचेतन को प्रोग्राम करने का एक और शक्तिशाली तरीका है भावनाओं को जोड़ना। केवल यह सोचना कि मैं सफल होऊंगा काफी नहीं है, उस सफलता की भावना को महसूस करना भी जरूरी है। जब आप उस कल्पना के साथ खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसे और गहराई से स्वीकार करता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक और अहम तकनीक है एक्शन प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आपका सपना है फिटनेस पाना, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से काम नहीं चलेगा। आपको रोजाना थोड़ी सी कसरत करनी होगी। जब आप विजुअलाइजेशन और एक्शन को जोड़ते हैं, तो अवचेतन को एक साफ संदेश मिलता है कि यह सपना सच हो रहा है। यहां एक और राज है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने मौजूदा जीवन के लिए आभारी होते हैं और भविष्य की उपलब्धियों को पहले से ही धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने अवचेतन को बताते हैं कि यह पहले से ही हो चुका है। यह भावना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और आपके सपनों को तेजी से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और निरंतरता। कई लोग कुछ दिन एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ बदलता नहीं। याद रखिए, अवचेतन मन दशकों से पुराने विश्वासों और प्रोग्रामिंग से भरा हुआ है। उसे बदलने के लिए निरंतरता चाहिए। यह उसी तरह है जैसे जड़ जमाई हुई मिट्टी को नया बीज बोने लायक बनाना। मेहनत, पानी और समय सब चाहिए। आखिर में यह समझना जरूरी है कि आपके सपनों को हकीकत बनाने की शुरुआत हमेशा आपके मन से होती है। बाहर की दुनिया सिर्फ वही प्रतिबिंबित करती है जो भीतर आप मानते और महसूस करते हैं।
अगर भीतर आप खुद को असफल मानेंगे तो बाहर अवसर भी गायब लगेंगे, लेकिन अगर भीतर से आप विश्वास करेंगे कि मैं सफल हो सकता हूं और यह सपना मेरा है, तो पूरी दुनिया उसी दिशा में आपको सहारा देती नजर आएगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि सपनों में दम नहीं होता, तो मुस्कुराइए और सोचिए, मेरे सपनों की जड़ें मेरे अवचेतन मन में है और वहीं से हकीकत उगने वाली है। अध्याय 5, डर और नकारात्मकता पर विजय। क्या आपने गौर किया है कि डर हमेशा असलियत से बड़ा दिखाई देता है? जैसे अंधेरे में रखी रस्सी हमें सांप लगती है और हम डर से कांपने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है हमें समझ आता है कि वह सिर्फ एक रस्सी थी। असलियत में हमारे जीवन के ज्यादातर डर भी ऐसे ही होते हैं। वे हमारे अवचेतन मन की बनाई हुई परछाइयां हैं। डर और नकारात्मकता की जड़ें अक्सर हमारे बचपन और अनुभवों से आती हैं। किसी ने बचपन में कहा, अगर तुम बोलोगे तो लोग हंसेंगे, तो हम सार्वजनिक मंच पर बोलने से डरने लगते हैं। किसी ने कहा, पैसा संभालना मुश्किल है, तो हम समृद्धि से डरने लगते हैं। यही डर धीरे धीरे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है और हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है। डर से निपटने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक भावना आपके भीतर उठे, तो खुद से पूछें, क्या यह डर सचमुच मेरी हकीकत है या यह सिर्फ एक कल्पना है? अक्सर पता चलेगा कि डर का 90% हिस्सा केवल आपके दिमाग में है, बाहर की दुनिया में नहीं। इसके बाद आता है रीफ्रेमिंग, यानी डर को नए नजरिए से देखना। मान लीजिए आपको सार्वजनिक मंच पर बोलने से डर लगता है। आप इसे कमजोरी मानने की बजाय इसे एक अवसर माने। यह मेरे लिए सीखने और बढ़ने का मौका है। जब आप डर को एक चुनौती की तरह देखने लगते हैं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे इसे खतरा मानना छोड़ देता है। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसों की तकनीक भी डर और नकारात्मकता को कम करने में बेहद मददगार है। जब हम चिंताओं में डूबे होते हैं, तो हमारा शरीर तेज सांसें लेने लगता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो अवचेतन मन को संदेश मिलता है कि सब सुरक्षित है। यह साधारण सा अभ्यास मन को शांत करता है और नकारात्मकता का असर घटाता है। कभी कभी हमें अपने डर से सीधा सामना भी करना पड़ता है। जितना आप डर से भागते हैं, उतना ही वह बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे कदम उठाकर उसका सामना करना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों से बात करने में झिझक है, तो शुरुआत 2 लोगों से बातचीत करके करें, फिर धीरे धीरे समूह में बोलें। सबसे जरूरी है कि आप अपने मन की सुरक्षा खुद करें। नकारात्मक समाचार, शिकायत करने वाले लोग और आलोचना भरे शब्द, ये सब अवचेतन पर जहर की तरह असर डालते हैं। कोशिश करें कि आप किस तरह की जानकारी और किस तरह के लोगों से घिरे हैं, इसका चुनाव सावधानी से करें। याद रखिए, आपका अवचेतन हर चीज को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी करें। अंततः डर और नकारात्मकता पर विजय पाने का असली हथियार है विश्वास। जब आप खुद पर और जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हर डर अपनी पकड़ खो देता है। अवचेतन मन हमेशा वही ऊर्जा बढ़ाता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप डर और संदेह देंगे तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप विश्वास और साहस देंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगा। तो अगली बार जब कोई डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो याद रखिए, वह सिर्फ अंधेरे में दिखती रस्सी है। रोशनी यानी जागरूकता और सकारात्मकता डालिए और आप देखेंगे कि वह डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। यही अवचेतन मन की सबसे खूबसूरत बात है। जब आप इसे नकारात्मकता से बचाते हैं, तो ये आपकी ताकत बन जाता है। अध्याय 6, अवचेतन मन, सफलता और खुशहाली का मास्टर प्लान। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, और कुछ लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। दोनों में फर्क ज्यादा बड़ा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला इंसान अपने अवचेतन मन को मास्टर प्लान की तरह इस्तेमाल करना जानता है।
सफलता और खुशहाली केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, यह सबसे पहले भीतर पैदा होती है। अगर आपका अवचेतन मन विश्वास करता है कि आप सफल होंगे, तो आपके विचार, फैसले और कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन अगर भीतर से आप डर और संदेह में डूबे हैं, तो बाहर कितने भी मौके आएं, आप उनका लाभ नहीं। इस मास्टर प्लान का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जब तक लक्ष्य धुंधला रहेगा, अवचेतन मन को दिशा नहीं मिलेगी। जैसे तीर तभी निशाने पर लगता है जब उसे सही लक्ष्य दिखे। इसलिए अपने सपनों को लिखिए, उन्हें मापने योग्य और समयबद्ध बनाइए। उदाहरण के लिए, अगले 5 सालों में मैं अपना खुद का घर लूंगा जहां मेरा परिवार आराम से रह सके। यह स्पष्टता आपके अवचेतन को एक सटीक दिशा देती है। दूसरा कदम है सकारात्मक भावनाओं का पोषण। सफलता केवल योजनाओं से नहीं आती, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा आती है भावनाओं से। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उत्साह, खुशी और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसी ऊर्जा को पकड़ लेता है। यही या रात को सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना धीरे धीरे आपके अवचेतन की प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं। चौथा कदम है सीखने की मानसिकता अपनाना। अवचेतन मन नई जानकारी को आसानी से अपनाता है अगर आप खुले मन से सीखना चाहें। हर असफलता को हार नहीं बल्कि सीख माने। जब आप गलती से डरने के बजाय उसे आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं, तो आपका अवचेतन मैं सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं का नया प्रोग्राम विकसित करता है। यही सोच सफलता को स्थायी बनाती है। पांचवा कदम है स्वस्थ वातावरण का चुनाव। याद रखिए, आपका अवचेतन लगातार आपके माहौल से प्रभावित होता है। अगर आप नकारात्मक लोगों, शिकायतों और डर से घिरे रहेंगे, तो आपके भीतर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक किताबें पढ़ेंगे, प्रेरणादायक लोगों से। छठा कदम है कृतज्ञता और योगदान। जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका अवचेतन अबंडेंस, समृद्धि की मानसिकता विकसित करता है। यह मानसिकता आपको हमेशा अवसरों की ओर आकर्षित करती है और आपको भीतर से संतुलित और प्रसन्न रखती है। अंततः मास्टर प्लान का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य और निरंतरता। अवचेतन मन तुरंत परिणाम नहीं देता। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को समय चाहिए, वैसे ही आपके लक्ष्यों को भी समय लगेगा। लेकिन अगर आप रोज रोज सही विचार, सही भावनाएं और सही कदम अपने अवचेतन में बोते रहेंगे, तो सफलता और खुशहाली आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो याद रखिए, अवचेतन मन केवल एक साधारण दिमाग का हिस्सा नहीं है। ये आपका छुपा हुआ मार्गदर्शक, आपकी आंतरिक ताकत और आपकी वास्तविक क्षमता का खजाना है। अगर आप इसे अध्याय 7, अवचेतन मन और आध्यात्मिक जुड़ाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी गहरी प्रार्थना, ध्यान या सन्नाटे में बैठे होते हैं, तो भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है, मानो कोई अनदेखी ताकत आपको संभाल रही हो और आपको एक नई ऊर्जा दे रही हो। यही वह पल है जब आपका अवचेतन मन, आपकी चेतना और आध्यात्मिक जुड़ाव एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं। अक्सर लोग अवचेतन मन को सिर्फ मनोविज्ञान का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सच ये है कि यह मन हमारी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुल भी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो यह सिर्फ विचारों का संध्यान इसका सबसे सुंदर माध्यम है। जब हम आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे सतही विचार शांत होने लगते हैं और हम अवचेतन के गहरे तल में पहुंच जाते हैं। यहां हमें सिर्फ यादें और विश्वास नहीं मिलते, बल्कि यहां हमें आत्मा की आवाज भी सुनाई देती है। यही वजह है कि ऋषि मुनि सदियों से कहते आए हैं कि सभी उत्तर आपके भीतर हैं। वास्तव में यह उत्तर अवचेतन और आत्मा के संवाद से ही निकलते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव का मतलब किसी धर्म विशेष से जुड़ना नहीं है, यह उससे कहीं गहरा है। इसका अर्थ है भीतर की उस शक्ति से जुड़ना जो हर जीव में समान रूप से प्रवाहित होती है। जब हम प्रार्थना या ध्यान, कई बार आपने सुना होगा कि लोग कठिन समय में भी कहते हैं, मुझे भीतर से विश्वास है कि सब अच्छा होगा। यह विश्वास तर्क या लॉजिक से नहीं आता, यह आता है अवचेतन और आध्यात्मिक जुड़ाव से। जब हम भीतर भरोसा जगाते हैं, तो अवचेतन मन उसी भरोसे को वास्तविकता बनाने के लिए काम करने लगता है। इस जुड़ाव को गहरा करने के लिए
कुछ सरल अभ्यास है। प्रार्थना। जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन आपकी भावनाओं को पकड़ लेता है और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करता है। ध्यान। रोजाना कुछ मिनट मौन में बैठना अवचेतन की सफाई करता है और आत्मा की आवाज को स्पष्ट करता है। कृतज्ञता। आभार प्रकट करना न केवल आपको सकारात्मक रखता है बल्कि अवचेतन को यह संकेत देता है कि आप अबंडेंस, समृद्धि के आध्यात्मिक जुड़ाव का सबसे सुंदर परिणाम यह है कि यह आपको अहंकार से मुक्त करता है। जब आप यह मान लेते हैं कि कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है तो आपको हर चीज खुद करने का दबाव महसूस नहीं होता। आप सहज हो जाते हैं और यह सहजता ही आपको सच्ची शांति और स्थायी खुशहाली देती है। याद रखिए, अवचेतन मन केवल विचारों का भंडार नहीं बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड का द्वार है। जब आप इसे सकारात्मकता, विश्वास और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बन जाती है। तो अगली बार जब आप भीतर बेचैनी महसूस करें तो बाहर समाधान खोजने से पहले भीतर झांकिए। हो सकता है आपके अवचेतन और आत्मा के जुड़ाव में ही वह उत्तर छुपा हो जिसकी आपको तलाश है। अध्याय 8। अवचेतन मन और रिश्तों का आईना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रिश्ते बिना ज्यादा मेहनत किए खूबसूरत बने रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते बार बार कोशिश करने पर भी बिगड़ जाते हैं? असल कारण अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में छुपा होता है। अवचेतन मन रिश्तों का सबसे बड़ा आईना है। ये वही ऊर्जा, वही सोच और वही भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है जो भीतर लगातार चल रही होती हैं। अगर आपके अवचेतन में प्यार, सम्मान और भरोसे की तस्वीरें बनी हैं, तो आप अपने रिश्तों में वही भावनाएं आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर भीतर बचपन के अनुभव यहां अहम भूमिका निभाते हैं, अगर किसी को बचपन में लगातार प्यार और सहयोग मिला हो, तो उसके अवचेतन में रिश्ते सुरक्षित है का विश्वास बैठ जाता है। वही इंसान आगे चलकर भरोसेमंद और संतुलित रिश्ते बनाता है। इसके विपरीत, अगर किसी ने अस्वीकृति या उपेक्षा का अनुभव किया हो, तो उसके अवचेतन में रिश्ते दर्द देते हैं की छाप पड़ जाती है। यह छाप आगे के रिश्तों में अनजाने डर और गलतफहमियां पैदा कर सकती है। इसलिए पहला कदम है अपने अवचेतन पैटर्न को पहचानना। खुद से पूछें, क्या मैं रिश्तों में बार बार एक जैसी गलती करता हूं? क्या मैं बिना वजह डर या शक करता हूं? क्या मैं दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखता हूं? इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपके रिश्तों की जड़ कहां अटकी हुई है। अवचेतन को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक संवाद। मान लीजिए आपके अवचेतन में यह धारणा बैठी है कि लोग मुझे छोड़ देंगे। इसे बदलने के लिए रोज एफर्मेशन दोहराएं। मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। मेरे जीवन में रिश्ते सुरक्षित और सहयोगी हैं। शुरुआत में यह वाक्य आपको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अवचेतन इसे नई सच्चाई मान लेगा। विजुअलाइजेशन भी रिश्तों को मजबूत करने का अद्भुत साधन है। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप और आपके प्रियजन हंसते बोलते एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। यह मानसिक तस्वीर अवचेतन पर गहरी छाप छोड़ती है और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाती है। रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए एक और जरूरी तत्व है सुनना। अक्सर हम बोलने में तेज होते हैं, लेकिन सुनने में पीछे रह जाते हैं। जब आप दिल से सुनते हैं तो आपका अवचेतन दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। यही समझ रिश्तों की गहराई बढ़ाती है। इसके साथ ही माफ करना भी अवचेतन को हल्का करता है। जब हम पुराने गुस्से और शिकायतों को पकड़े रहते हैं तो ये बोझ अवचेतन में जमा होकर नए रिश्तों को भी प्रभावित करता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को आजाद करने के लिए है। ये प्रक्रिया अवचेतन को नकारात्मकता से मुक्त करती है और रिश्तों में नई ताजगी लाती है। अंततः रिश्ते सिर्फ शब्दों और व्यवहार से नहीं बल्कि ऊर्जा से भी बनते हैं। आपका अवचेतन मन लगातार ऊर्जा भेजता और प्राप्त करता है।
अगर आप भीतर शांति, करुणा और प्यार विकसित करेंगे तो यही ऊर्जा आपके रिश्तों को खूबसूरत। अध्याय 9, अवचेतन मन और स्वास्थ्य का गुप्त रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य आती है, फिर भी इंसान खुद को बीमार महसूस करता है? और कई बार लोग गंभीर बीमारियों से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं, मानो उनके भीतर कोई अदृश्य डॉक्टर काम कर रहा हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति है। हमारा शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हर विचार, हर भावना का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। जब आप चिंता करते हैं तो आपके अवचेतन मन से शरीर को संदेश जाता है कि खतरा है। नतीजतन शरीर हार्मोन छोड़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, नींद उड़ जाती है और प्रतिरोधक क्षमता। इसके विपरीत जब आप आशा और सकारात्मकता से भरे रहते हैं तो अवचेतन मन शरीर को स्वस्थ रखने वाले हार्मोन सक्रिय करता है। शोध बताते हैं कि हंसना, कृतज्ञता जताना और सकारात्मक सोच शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। यही कारण है कि खुशमिजाज लोग अक्सर कम बीमार पड़ते हैं। अवचेतन मन स्वास्थ्य के लिए केवल बीमारी रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हीलिंग यानी उपचार की गति को भी तेज करता है। आपने सुना होगा कि कई मरीज सिर्फ यह विश्वास करके जल्दी ठीक हो गए कि दवा असर करेगी। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। असल में यह दवा नहीं, बल्कि अवचेतन का विश्वास था जिसने शरीर की उपचार क्षमता को सक्रिय किया। अगर आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहला कदम है स्वस्थ विचारों की आदत डालना। सुबह उठते ही खुद से कहे, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है। यह शब्द केवल वाक्य नहीं, बल्कि अवचेतन के लिए आदेश। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपका शरीर प्रकाश और ऊर्जा से भर रहा है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस हिस्से को स्वस्थ और मजबूत होते हुए महसूस करें। यह मानसिक तस्वीर अवचेतन को उपचार की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा कदम है ध्यान और श्वास अभ्यास। गहरी और धीमी सांसें न केवल तनाव कम करती है, बल्कि अवचेतन को यह संदेश देती है कि सब सुरक्षित है। जब शरीर को यह सुरक्षा का संकेत मिलता है तो हीलिंग प्रक्रिया और भी प्रभावी। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपका अवचेतन हमेशा आपके शरीर के साथ तालमेल में काम करता है। अगर आप इसे डर और संदेह से भर देंगे तो यह बीमारियों का दरवाजा खोल देगा, लेकिन अगर आप इसे विश्वास, सकारात्मकता और प्यार से भरेंगे तो यह आपके भीतर के हीलर को जागृत कर देगा। तो अगली बार जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो तो केवल दवाइयों पर निर्भर न रहे। अपने अवचेतन से संवाद कीजिए, उसे सही आदेश दीजिए और आप देखेंगे कि आपका शरीर और मन दोनों आपको चौंका देने वाले परिणाम देंगे। अध्याय 10, अवचेतन मन और समृद्धि का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं अवसर खुद उनकी ओर खींचे चले आते हैं? पैसा, कामयाबी और खुशहाली जैसे उनके पीछे पीछे चलती है। वहीं कुछ लोग चाहे कितनी मेहनत कर लें, हमेशा तंगी और संघर्ष में ही फंसे रहते हैं। असल फर्क उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में होता है। धन और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, यह सबसे पहले भीतर पैदा होती है। अगर आपके अवचेतन मन में यह विश्वास गहराई से बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे। इसके विपरीत, अगर भीतर यह धारणा है कि धन मेरे लिए सहज है और मैं समृद्धि का अधिकारी हूं, तो अवचेतन मन आपके लिए नए रास्ते और मौके बनाना शुरू कर देगा। बचपन में सुनी गई बातें यहां बहुत मायने रखती हैं। अगर हमें यह सिखाया गया हो कि पैसा गंदा है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो अवचेतन मन समृद्धि से दूरी बनाने लगता है। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर छुपी हुई इन सीमित मान्यताओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच है या सिर्फ बचपन की छाप है?
अवचेतन को धन की ओर मोड़ने का सबसे असरदार तरीका है सकारात्मक धन संवाद। हर सुबह खुद से कहें, मैं समृद्धि का चुंबक हूं। धन और अवसर सहजता से मेरी ओर आते हैं। पैसा मेरे लिए एक साधन है और मैं इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता हूं। शुरुआत में ये वाक्य अजीब लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अवचेतन बार बार दोहराए गए विचारों को ही सच मान लेता है। विजुअलाइजेशन भी यहां बेहद शक्तिशाली तकनीक है। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे रहे हैं, समाज में योगदान कर रहे हैं। जब आप इन दृश्यों के साथ खुशी और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो अवचेतन इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करने लगता है। एक और जरूरी पहलू है धन का सम्मान करना। अगर आप पैसे को हमेशा कमी, चिंता या शिकायत से जोड़ेंगे, तो अवचेतन उसी कमी की स्थिति को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप हर छोटे बड़े धनराशि के लिए कृतज्ञ होंगे, तो अवचेतन अबंडेंस यानी समृद्धि की तरंग पकड़ लेगा। समृद्धि केवल पैसा इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि यह मानसिकता से आती है। अमीरी का असली मतलब है आपके पास संसाधनों का प्रवाह। एक और महत्वपूर्ण बात है डर से मुक्त होना। कई लोग पैसा खोने के डर से बड़े फैसले नहीं ले पाते, लेकिन ये डर ही अवचेतन को रोक देता है। जब आप विश्वास के साथ कदम उठाते हैं और ये मानते हैं कि अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, तो अवचेतन आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है। अंततः समृद्धि का असली रहस्य है संतुलन। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग करना। जब आप धन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और अपने सपनों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अवचेतन इसे एक सार्थक साधन मानता है और उसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। तो याद रखिए, धन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने अवचेतन को अबंडेंस की भाषा सिखा देंगे, तो पैसा और अवसर आपकी जिंदगी में उसी सहजता से आएंगे जैसे सूरज हर सुबह उगता है। अध्याय 11, अवचेतन मन और रचनात्मकता का खजाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे अच्छी सोच अचानक आती है, जैसे नहाते समय, टहलते हुए या रात को सोने से पहले? आप जानबूझकर बैठकर सोचते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, और जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो वही समाधान सहजता से सामने आ जाता है। यह जादू किसी और का नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का है। रचनात्मकता केवल कलाकारों, लेखकों या वैज्ञानिकों की संपत्ति नहीं है। हर इंसान के भीतर रचनात्मकता का खजाना छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने अवचेतन से जुड़कर उस खजाने को बाहर निकालना जानते हैं, और कुछ लोग उस पर धूल जमी रहने देते हैं। अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। जब आप किसी समस्या, उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का विचार तब आया जब वह पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा। रचनात्मकता जगाने का पहला कदम है खुद को खुला रखना। अगर आप सोचेंगे कि मैं रचनात्मक नहीं हूं, तो अवचेतन वही आदेश मान लेगा। लेकिन अगर आप यह विश्वास करेंगे कि मेरे भीतर अनगिनत विचार है, तो अवचेतन उन्हें सतह पर लाने लगेगा। विजुअलाइजेशन यहां भी बेहद कारगर है। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक तीसरा कदम है, लिखने की आदत। कई बार अवचेतन से आने वाले विचार इतने क्षणिक होते हैं कि अगर आप उन्हें तुरंत न लिखें, तो वे खो जाते हैं। डायरी या नोट्स बनाने की आदत डालिए। ये न सिर्फ आपके विचारों को सहेजता है, बल्कि अवचेतन को यह संदेश देता है कि उसके आइडियाज की कद्र की जा रही है। चौथा कदम है डर को छोड़ना। रचनात्मकता तभी बाहर आती है जब आप आलोचना या असफलता से नहीं डरते। अगर अवचेतन को यह आदेश देंगे कि गलती करना ठीक है, ये सीखने का हिस्सा है, तो अवचेतन अपनी रचनात्मकता को दबा देगा। पांचवां कदम है सकारात्मक वातावरण बनाना। जिस माहौल में आप रहते हैं, उसका असर सीधे अवचेतन पर पड़ता है। अगर आप प्रेरणादायक लोगों, किताबों और कला से घिरे रहेंगे, तो अवचेतन मन और रचनात्मकता का सबसे बड़ा राज यह है कि यह दोनों खेल की तरह काम करते हैं।
जब आप चीजों को बोझ नहीं बल्कि खेल की तरह लेते हैं तो अवचेतन बिना दबाव के नए नए विचार देता है। यही कारण है कि बच्चे सबसे ज्यादा रचनात्मक होते हैं, क्योंकि वे खेलते हुए हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं। तो याद रखिए, रचनात्मकता कहीं बाहर से नहीं आती, यह पहले से आपके भीतर है। आपको सिर्फ अपने अवचेतन का दरवाजा खोलना है। जब आप इसे विश्वास, आराम और सकारात्मकता देंगे तो यह आपके सामने विचारों और नवाचारों का ऐसा खजाना रख देगा जो आपकी जिंदगी ही नहीं। अध्याय 12, अवचेतन मन और निर्णय लेने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ फैसले आप बहुत सोच विचार करके लेते हैं लेकिन सही साबित नहीं होते, और कुछ फैसले आप अचानक लेते हैं फिर भी वे कमाल का परिणाम देते हैं? यही फर्क बताता है कि निर्णय केवल दिमाग से नहीं बल्कि गहराई में काम कर रहे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। अवचेतन मन हमेशा सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है, हर अनुभव, हर बातचीत और हर भावना। जो चीजें आपके चेतन मन को याद भी नहीं रहती, वे सब आपके अवचेतन में संग्रहित होती हैं। जब आप किसी फैसले के बारे में सोचते हैं तो अवचेतन मन उन अनुभवों और सूचनाओं को जोड़कर आपको अंतर्ज्ञान के रूप में संकेत देता है। यही कारण है कि कभी-कभी हमें बिना किसी ठोस वजह के लगता है, मुझे ये करना। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाने का पहला कदम है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अक्सर हम अपने भीतर से आने वाली आवाज को दबा देते हैं और दूसरों की राय में उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे गहरा गाइड है। अगर आप इसे सुनना और मानना सीख ले तो आपके फैसले और भी सटीक हो जाएंगे। दूसरा कदम है मन को शांत करना। जब आप तनाव या डर में होते हैं तो अवचेतन से आने वाले संकेत धुंधले हो जाते हैं। ध्यान, श्वास अभ्यास या प्रकृति में कुछ समय बिताने से आपका मन साफ होता है और अवचेतन की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। कई बड़े नेता और सफल लोग महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले थोड़ी देर मौन या ध्यान में बैठते हैं ताकि वे भीतर से सही दिशा पा सकें। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन द्वारा विकल्पों को देखना। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपने पहला रास्ता चुना है। महसूस करें कि वह कैसा लग रहा है। फिर दूसरा रास्ता चुनकर उसकी अनुभूति करें। आपका अवचेतन तुरंत बता देगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। यह तकनीक तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन बनाती है। चौथा कदम है पिछले अनुभवों से सीखना। हर गलत या सही फैसला आपके अवचेतन में सबक के रूप में दर्ज हो चुका है। अगर आप अपने पिछले निर्णयों पर शांत मन से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि किन फैसलों में आपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और सफलता पाई, और किन फैसलों में आपने केवल दबाव या डर में कदम उठाया और पछताया। यह विश्लेषण अवचेतन की समझ को और गहरा करता। पांचवा कदम है डर और संदेह से मुक्त होना। निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट यही है। जब आप बार बार सोचते हैं अगर मैं असफल हुआ तो अवचेतन भी उस डर को सच मानकर हिचकिचाने लगता है। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे हर फैसला मुझे कुछ नया सिखाएगा, तो अवचेतन निर्भीक होकर आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। छठा कदम है सकारात्मक एफर्मेशंस। खुद से बार बार कहें, मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूं, मेरा अवचेतन मुझे सही दिशा दिखाता है, हर निर्णय मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाता है। ये वाक्य अवचेतन को आदेश की तरह काम करते हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। अंततः निर्णय लेना केवल तर्क या लॉजिक का काम नहीं है। यह आपके भीतर छुपे अनुभव, भावनाएं और अंतर्ज्ञान का संगम है। जब आप अवचेतन मन को साफ, सकारात्मक और विश्वास से भरा रखते हैं तो यह आपके लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता खोल देता है। अध्याय 13, अवचेतन मन और आदतों का जादू। क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आदतों से तय होता है? सुबह उठने का समय,
काम करने का तरीका, लोगों से बात करने का अंदाज, यहां तक कि सोचने का ढंग भी। कई बार हम कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन थोड़े दिन कोशिश करने के बाद फिर से पुरानी आदतों में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतों की जड़ें गहराई से अवचेतन मन में जमी होती हैं। अवचेतन मन एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह। आदतें बदलने का पहला कदम है जागरूकता। जब तक आप यह नहीं पहचानेंगे कि कौन सी आदत आपके लिए बाधा है, तब तक बदलाव संभव नहीं। खुद से पूछें, क्या यह आदत मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है या दूर कर रही है? यह सवाल अवचेतन की परतों को खोलना शुरू करता है। दूसरा कदम है छोटा बदलाव, बड़ा असर। अक्सर लोग एक ही झटके में सब बदलना चाहते हैं, लेकिन अवचेतन मन अचानक बदलाव से घबराता है। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक जागने के आदी हैं, तो तुरंत 10 बजे सोना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पहले सोने लगें, तो धीरे धीरे। चौथा कदम है ट्रिगर को पहचानना। हर आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे तनाव होने पर सिगरेट पीना, बोरियत में फोन चलाना या थकान में जंक फूड खाना। अगर आप ट्रिगर को पहचान लेंगे तो आदत को बदलना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, बोरियत में फोन उठाने की बजाय किताब पढ़ने का नया विकल्प चुनिए। धीरे धीरे अवचेतन नए ट्रिगर से जुड़ने लगेगा। पांचवा कदम है विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस नई आदत को अपनाते हुए देखें। जैसे अगर आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप सुबह ऊर्जा से भरे हुए दौड़ रहे हैं। साथ ही खुद से कहें, मैं अनुशासित हूं, मेरी आदतें मेरी सफलता को समर्थन देती हैं। यह वाक्य अवचेतन को नई प्रोग्रामिंग देता है। छठा कदम है सकारात्मक वातावरण बनाना। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसी माहौल में रहेंगे जहां वह। सातवां कदम है धैर्य रखना। अवचेतन मन में जमी पुरानी आदतें रातों रात नहीं बदलती। वैज्ञानिक कहते हैं कि नई आदत जमने में कम से कम 21 से 66 दिन लगते हैं। इसलिए अगर शुरुआत में मुश्किल लगे तो हार न माने। धैर्य और निरंतरता से ही अवचेतन नई प्रोग्रामिंग को स्वीकार करता है। अंततः अनुशासन, डिसिप्लिन भी अवचेतन की ही उपज है। छोटे छोटे अनुशासन रोज निभाते हैं तो अवचेतन उसे आपकी पहचान बना देता है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अनुशासन खुद ब खुद आपका हिस्सा बन जाता है। तो याद रखिए, आदतें हमारी तकदीर गढ़ती हैं और आदतों की तकदीर गढ़ता है हमारा अवचेतन मन। अगर आप इसे सही दिशा देंगे तो ये आपको ऐसी आदतें देगा जो आपकी सफलता और खुशी को स्थायी बना देंगी। अध्याय 14, अवचेतन मन और आत्मविश्वास का स्रोत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत और निडर रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी चुनौती में ही डर और शंका महसूस करते हैं? फर्क केवल सोच का नहीं, बल्कि उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का है। आत्मविश्वास केवल सतही हिम्मत नहीं, बल्कि अवचेतन मन में बैठे विश्वास की उपज है। अवचेतन मन लगातार हमारी सोच और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। जब हम छोटे छोटे अनुभवों में अपने आप को सक्षम मानते हैं, तो अवचेतन उन अनुभवों को एक सकारात्मक पैटर्न के रूप में सुरक्षित करता है। लेकिन अगर हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं या लोग मुझसे बेहतर हैं, तो वही पैटर्न हमारी क्षमता और आत्मसम्मान को सीमित कर देता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है अवचेतन में सकारात्मक अनुभवों को दोहराना। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, मेरी क्षमताएं मुझे सफलता की ओर ले जाती हैं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि अवचेतन के लिए निर्देश है। बार बार दोहराए जाने पर अवचेतन उन्हें वास्तविकता के रूप में मानने लगता है। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना है, तो खुद को मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखें। जितनी सजीवता के साथ आप इसे महसूस करेंगे,
उतना ही अवचेतन इसे सच मानकर आपके भीतर वही भावना विकसित करेगा। तीसरा कदम है सकारात्मक पर्यावरण का निर्माण। अवचेतन हमेशा अपने आसपास की ऊर्जा से प्रभावित होता है। यदि आप नकारात्मक लोगों, आलोचना और कंपैरिजन कल्चर में रहेंगे तो अवचेतन वही सीमाएं बढ़ाएगा। लेकिन सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहने से अवचेतन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करता है। चौथा कदम है छोटी जीतों को पहचानना और जश्न मनाना। अक्सर लोग केवल बड़ी उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, लेकिन हर छोटी जीत, चाहे किसी काम को समय पर पूरा करना हो या किसी नई चीज को सीखना, अवचेतन को संदेश देती है कि आप सक्षम हैं। इस तरह छोटे छोटे अनुभव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। पांचवा कदम है पुरानी असफलताओं को रिफ्रेम करना। यदि आपने पहले किसी काम में असफलता का अनुभव किया है तो इसे अपने अवचेतन में मैं नहीं कर सकता के रूप में मत रखिए, बल्कि इसे सीख और अनुभव के रूप में देखें। यह अनुभव मुझे और बेहतर बनाने के लिए है। यही दृष्टिकोण अवचेतन में स्थायी अंततः आत्मविश्वास और आत्मसम्मान केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं बनते, ये भीतर से शुरू होते हैं, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और लगातार सकारात्मक अनुभवों के जरिए। जब आप अपने अवचेतन को भरोसा, सकारात्मकता और सीखने की मानसिकता से भर देते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो केवल कोशिश पर भरोसा न करें, अपने अवचेतन को निर्देश दीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और छोटे अनुभवों को सकारात्मक रूप में स्वीकार कीजिए। यही तरीका है स्थायी आत्मविश्वास और सशक्त जीवन पाने का। अध्याय 15 अवचेतन मन और समय प्रबंधन का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में भी अद्भुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा दिन व्यस्त होने के बावजूद बहुत कम हासिल करते हैं? फर्क केवल मेहनत या टैलेंट का नहीं, बल्कि उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में है। अवचेतन मन समय को कैसे देखता है और हम उसके साथ कैसे काम करते हैं, यही हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और समय प्रबंधन की कुंजी है। जब अवचेतन मन संगठित और सकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया होता है तो यह लगातार हमारे लिए सही प्राथमिकताएं चुनता है, ध्यान केंद्रित करता है और समय की बर्बादी को कम करता है। पहला कदम है सटीक लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताएं तय करना। जब आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट दिशा देते हैं, जैसे आज मुझे 3 मुख्य काम पूरे करने हैं, तो अवचेतन उन कार्यों को प्राथमिकता देता है और आपका दिमाग अनावश्यक ध्यान भटकाने वाले कार्यों से बचता है। यही वजह है कि लक्ष्य निर्धारण केवल चेतन मन का काम नहीं, बल्कि दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट अपने अवचेतन मन के साथ बिताएं और कल्पना करें कि आप दिन के सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर रहे हैं। यह अभ्यास अवचेतन को यह संकेत देता है कि आपके पास समय पर्याप्त है और आप अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा कदम है अनुशासन और आदतों का तालमेल। समय प्रबंधन केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर आप नियमित रूप से समय पर उठते हैं, काम करते हैं और छोटे छोटे कार्यों को स्थिर रूप से पूरा करते हैं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपकी दिनचर्या में सहज रूप से उत्पादकता बढ़ाने लगता है। चौथा कदम है ट्रिगर और डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। हर समय बर्बाद करने वाली आदत का एक ट्रिगर होता है। पांचवा कदम है ब्रेक और रिचार्ज का महत्व। अवचेतन मन को लगातार दबाव में रखने से थकान और तनाव बढ़ते हैं, जिससे उत्पादकता घटती है। इसलिए छोटे ब्रेक लेना, गहरी सांस लेना या हल्की टहलना अवचेतन को ऊर्जा देने का तरीका है। यह न केवल मस्तिष्क को तरोताजा करता है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। छठा कदम है सकारात्मक एफर्मेशंस और आत्म प्रेरणा। दिन की शुरुआत में कहे, मैं अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ, मेरी ऊर्जा और ध्यान मेरे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित है, मैं हर मिनट का सर्वोत्तम उपयोग करता हूँ। ये वाक्यावली अवचेतन को निर्देश देती है कि आपका फोकस स्थिर और उत्पादक बना रहे।
अंततः समय प्रबंधन और उत्पादकता केवल बाहरी उपकरणों या टू डू लिस्ट तक सीमित नहीं है। यह अवचेतन मन की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन, सही आदतें और सकारात्मक ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने अवचेतन को समय के महत्व, प्राथमिकता और फोकस के लिए प्रोग्राम करते हैं तो दिन के 24 घंटे भी जैसे 48 घंटे लगने लगते हैं। अध्याय 16, अवचेतन मन और लक्ष्य प्राप्ति का विज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार प्रयास करने के बावजूद वहीं रह जाते हैं जहां वे शुरू हुए थे? फर्क केवल मेहनत या समय का नहीं, बल्कि उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में है। अवचेतन मन वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे लक्ष्य हासिल करने की दिशा और गति को तय करता है। लक्ष्य प्राप्ति का पहला कदम है स्पष्टता। अगर आपका लक्ष्य धुंधला या अनिश्चित है तो अवचेतन मन भ्रमित हो जाएगा। जैसे तीर तभी निशाने पर लगता है जब लक्ष्य स्पष्ट हो, वैसे ही अवचेतन को भी सटीक निर्देश चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखें, समय सीमा निर्धारित करें और उसे मापने योग्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगले 6 महीनों में मैं अपनी सेल्स में 20% वृद्धि हासिल करूंगा। यह स्पष्टता अवचेतन को दिशा देती है। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल। हर दिन कुछ मिनट अपने अवचेतन के साथ बिताएं और कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसे महसूस करें, खुशियां और सफलता का उत्साह महसूस करें। जब अवचेतन इसे वास्तविकता के रूप में मानने लगता है तो ये आपकी सोच, आदतें और निर्णय उसी दिशा में प्रभावित करता है। तीसरा कदम है सकारात्मक एफर्मेशंस। अपने आप से कहें, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता रखता हूं। हर दिन मैं अपने सपनों के करीब पहुंच रहा हूं। मेरी मेहनत और विश्वास मुझे सफलता की ओर ले जाते हैं। पांचवां कदम है अवचेतन मन को बाधाओं और डर से मुक्त करना। असफलता का डर, दूसरों की राय या स्वयं पर शक, ये सब अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाते हैं और हमें पीछे खींचते हैं। जब आप अवचेतन को निर्देश देते हैं कि हर चुनौती सीखने का अवसर है, हर बाधा मुझे मजबूत बनाती है, तो यह नकारात्मकता कम होती है और आपका फोकस केवल लक्ष्य पर रहता है। छठा कदम है संगति और निरंतरता। अवचेतन मन रूटीन और दोहराव से सबसे ज्यादा सीखता है। रोजाना छोटे कदम उठाना, चाहे वह अध्ययन हो, अभ्यास हो या नेटवर्किंग, अवचेतन इसे नए पैटर्न के रूप में पहचान लेता है। यही निरंतर प्रयास धीरे धीरे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति बनता है। अंततः लक्ष्य प्राप्ति केवल योजना और मेहनत तक सीमित नहीं है, यह अवचेतन मन के सक्रिय सहयोग से अध्याय 18, अवचेतन मन, सफलता और जीवन की पूर्णता का मार्ग। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो हमने देखा कि अवचेतन मन केवल मनोविज्ञान या सोच का हिस्सा नहीं है। यह हमारी आदतों, विश्वासों, निर्णयों, रिश्तों, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और यहां तक कि हमारी रचनात्मकता का मूल स्रोत है। अब समय है इसे समझकर अपने जीवन को पूर्णता और सफलता की दिशा में मोड़ने का। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, यह आंतरिक संतोष, मानसिक शांति, स्थायी आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम भी है। और अवचेतन मन यही सब संभव बनाने की शक्ति रखता है। जब आप अवचेतन को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो यह आपके लिए रास्ते बनाता है, अवसर पैदा करता है और कठिन परिस्थितियों में भी आपको मजबूत रखता है। पहला कदम है अवचेतन के साथ लगातार संवाद। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अवचेतन को यह संदेश देते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अवचेतन हर छोटे छोटे संकेत को पकड़ता है और उसे आपके जीवन में लागू करता है। उदाहरण के लिए, जब आप रोज सुबह कहते हैं मैं अपने लक्ष्य में सफल हूं, तो अवचेतन आपके सोचने, बोलने और कार्य करने के तरीके को उसी दिशा में ढाल देता है। दूसरा कदम है विश्वास और धैर्य का संयोजन। अवचेतन मन समय की धाराओं को समझता है। हर बदलाव और सफलता तुरंत नहीं मिलती। जब आप अपने अवचेतन पर भरोसा करते हैं और धैर्य रखते हैं,
तो यह धीरे धीरे आपकी आदतों, सोच और निर्णयों में स्थायी बदलाव लाता है। यही स्थायित्व आपको लंबे समय तक सफलता और जीवन की पूर्णता प्रदान करता है। तीसरा कदम है सकारात्मक ऊर्जा और भावना का महत्व। अवचेतन मन भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। यदि आप नकारात्मकता, डर और चिंता में फंसे रहेंगे तो अवचेतन भी वही ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, प्रेम, आशा और उत्साह को अपने जीवन में अधिकतम मात्रा में लाएं, तो अवचेतन उसी ऊर्जा को आपके लिए अवसर और समाधान में बदल देगा। संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना। अवचेतन मन सफलता के लिए केवल मेहनत या योजना नहीं देखता, ये आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी महत्व देता है। यदि आप केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देंगे और अपने भीतर की शांति और स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे, तो सफलता अस्थायी और अधूरी रहेगी। इसलिए संतुलन बनाए रखना और अपने अवचेतन को हर क्षेत्र में सहयोगी बनाना बेहद आवश्यक है। पांचवा कदम है निरंतर सीखना और विकसित होना। अवचेतन हमेशा नई जानकारी और अनुभव को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। जब आप सीखते हैं, अनुभव साझा करते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो अवचेतन यह समझता है कि आप विकास की दिशा में हैं। यही निरंतर विकास आपको सफलता और जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। छठा कदम है अवचेतन हमेशा नई जानकारी और अनुभव को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। जब आप सीखते हैं, अनुभव साझा करते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो अवचेतन यह समझता है कि आप विकास की दिशा में हैं। छठा कदम है अवचेतन हमेशा नई जानकारी और अनुभव को ग्रहण करने। तो याद रखिए, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, यह आपकी मानसिक शक्ति, आदतें, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मविश्वास का संतुलित मिश्रण है। और यही सब अवचेतन मन के सहयोग से संभव होता है। अपने अवचेतन के साथ काम करें, उसे निर्देश दें और आप पाएंगे कि आपका जीवन न केवल सफल बल्कि पूर्ण और सार्थक बन जाएगा। हमारी इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि अवचेतन मन कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे